वंदे मातरम दोस्तों। आज चैप्टर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन हम देख लेंगे और आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कैलकुलस पर बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैं करा चुका था। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बोलना तो एक बार। 2/x 3 हाँ 10/z, फटाफट बोलो। 4/x -6/y 5/z 1, फिर 6/x 9/y -20/z = 2। अब ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हमें आव्यूह विधि से क्या करना है, हल करना है। आव्यूह विधि से हल करने का तरीका तो हम जानते थे, लेकिन याद करो कि आव्यूह विधि से जो इक्वेशन हमको मिला करती थी एक्सरसाइज 4.6 के अंदर, वो सारी की सारी इक्वेशन जो होती थी ना, वो हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन मिलती थी। यहाँ इक्वेशन उस शक्ल में नहीं है, तो हमें पहला काम क्या करना है कि इक्वेशन को जो शक्ल इसकी होती है उसमें चेंज करना है, फिर आराम से हम अपना काम कर सकते हैं। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, लासा पानी लेंगे, काम उल्टा हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए लेट 1/x की जगह मान लूँ a, 1/y की जगह मान लूँ b और 1/z की जगह मैं कितना मान ले रहा हूँ c। तो देखो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a + 3b + 10c = 4। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 4a - 6b और +5c = 1। फिर ये हो जाएगी 6a + 9b - 20c = 2। बन गई। अब ये याद करो कि यही तो इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन तो 4.6 में सॉल्व करी जाती थी। वहाँ x, y, z वेरिएबल होता था, यहाँ a b c वेरिएबल है। तो हमें इनको सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल देनी है, और जो वैल्यू आएगी a b c की जगह रखेंगे x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है नहीं, ठीक है। तो देखो भाई, इसको हम करते हैं शुरू। कैसे स्टार्ट करेंगे हम, समीकरण निकाय को ax = b के रूप में क्या करने पर, लिखने पर। तो जब हम इसको ऐसे करके लिखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलनी है, 2 3 10, 2 3 10, 4 - 6 5, 6 9 -20, यही मिल जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 4 1 2, और जो वेरिएबल होता था x, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, a b c, x y z नहीं होगा, a b c होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस समय इक्वेशन a b c में है। ठीक है, अब हमें इस आव्यूह को पकड़ के क्या करना है, इन्वर्स वगैरह निकालने हैं इसके। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमारा कितना होगा, 2, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 20 छक 120 - 9 पंजे 45 और माइनस का 3, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -80 और 5 छक -30। कैलकुलेशन देखते रहना, बाई चांस गलत ना हो जाए। प्लस का 10, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 9 चौक 36 और ये हो जाएगा +36, यही होगा ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 120 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 75 ही बचेगा ना। 70 यानी 5 150 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का 330 हो जाएगा। ठीक है नहीं, ठीक है। 36 36 72, और यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 772 है ना, तो 720 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 720 और 30, 750 और 3 1050 और 50 1100 और 1 1200 आएगा क्या। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है, 1200 निकल के आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a इन्वर्स क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। हाँ या ना। अब हमारे पास क्या काम रह गया है, a इन्वर्स को ज्ञात करने का। देखो भाई, a इन्वर्स सब कैसे ज्ञात करेंगे, ये वीडियो में आ रहा है, आ रहा है सब। ठीक है, अब a इन्वर्स हमको ज्ञात करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो कोफैक्टर किसके, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A के कोफैक्टर निकालने हैं। तो A11, A12, A13 यही तीनों होते हैं। तो A11 तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, A11 कितना आएगा, 120 में से 45 गए तो कितना बचेगा, 75। हाँ या ना।
ये 75 बच जाएगा। A12 हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 110, लेकिन ये विषम संख्या होने के कारण प्लस का 110। A13 कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 दूनी 72। और उसके बाद में A21 कहाँ पर है, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। 20 तियाँ माइनस का 60 और माइनस का 90 कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 150, लेकिन हो जाएगा प्लस का 150। उसके बाद में A22 ये वाला एलिमेंट ये छूटेगा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस का 40 और कितना हो जाएगा, माइनस का 60, यानी कि माइनस का 100 आ जाएगा। उसके बाद में A23 ये वाला एलिमेंट पकड़ो, ये छूट जाएगा, इसकी गुणा 9 दूनी 18 माइनस 18 जीरो लग रहा है मुझे तो, ठीक है नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद में A31 का मतलब ये वाला, ये छूट जाएगा, 5 तियाँ 15 और प्लस 10 शंग 60, तो 15 और 60 हमारे पास 75 आ जाएगा। और उसके बाद में माइनस नहीं आएगा ना, 3 और 1 4 सम संख्या होती है। A32 ये वाला, तो ये छूटेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस का 40, ओवरऑल हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस 30 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 30। और उसके बाद अगला एलिमेंट हम बात करेंगे A33 ये वाला एलिमेंट, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 12 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 तियाँ 12, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 24। बात क्लियर हो गई। कोफैक्टर निकल गए, अगर कोफैक्टर निकले हैं तो क्या हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, देखो 75 यानी ये लेटी हुई लाइनों को खड़ा कर देना है, 110 72 150 माइनस का 100 जीरो, उसके बाद फिर 75 30 और फिर हमारे पास कितना है, माइनस का 24। एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकालने के बाद में फिर क्या निकालना होगा, ए इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है, 1200। एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 75 150 75 और उसके बाद में 110 माइनस का 100 और उसके बाद में 30, फिर है 72 जीरो और माइनस का 24। बात क्लियर है नहीं। अब सिंस हमें मालूम है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या, ए इनवर्स इंटू बी नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी सी। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/1200। और यहाँ से मैं इसको लिखूँगा सॉल्व करके, तो कैसे लिखूँगा, 75 और यहाँ लिखूँगा 150 और यहाँ लिखूँगा 75, यहाँ 110 माइनस का 100 और यहाँ लिखूँगा 30, यहाँ 72 जीरो और माइनस का 24। बात क्लियर है नहीं। और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 412। b की वैल्यू हमारे पास 412। इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ लिख दूँ, ये आ रहा है फ्रेम में, आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ए बी सी तो ये रहा, ए बी सी तो ये रहा, 1/1200 तो हमारे पास ये रहा, और इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ, तो 75 चौक कितना होता है, 300 प्लस 150 एकम 150 और प्लस 75 दूनी 150, ठीक हो गया नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा, 440 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 100, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 30 दूनी 60, ठीक है नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 72 चौक कितना होता है, 72 चौक कितना होता है, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 288, ये हो जाएगा 288। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जीरो और इतना हो जाएगा हमारे पास में जीरो, 24 दूनी माइनस का 48, यही तो होना चाहिए भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/1200, यहाँ देखो 300 300 600 हो गया, और यहाँ हमारे पास कितना हुआ, 440 और 60, 500 में से 100 चले गए, कितना बचा, 400, और यहाँ हमारे पास 288 में से 48 को घटाओगे, 8 में से 8 गया जीरो, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 2, कितना बचा, 240 बचा, नहीं बचा, ठीक है। अब ये 120 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 1200 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बच जाएगा 1/3 और यहाँ कितना बचेगा 1/5, 24 पंजे 120 होता है भाई, ठीक है। तो ए बी सी यही तो आया। यहाँ से सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू कितनी यहाँ लिखोगे, चूँकि समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो इसलिए ए की वैल्यू आई 1/2, बी की वैल्यू 1/3 और सी की वैल्यू 1/5। क्या हमें ए बी सी निकालना था,
नहीं, ए बी सी तो हमने अपनी तरफ से माना है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें जिस वेरिएबल में आंसर क्वेश्चन देगा उसी में आंसर देना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सिंस 1/x की वैल्यू क्या है? a, और a की वैल्यू क्या है? 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर गई? 2। दूसरी बात 1/y की वैल्यू क्या है? b, और b की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? 3। तीसरी बात, चूंकि 1/z इक्वल टू क्या है? c की वैल्यू कितनी है? 1/5। तो z की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? 5। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5। काम कुछ नया नहीं था, सिर्फ इसमें क्वेश्चन को देने का उसने तरीका ये बदला था। और तरीका इसने क्या बदला था कि अगर अपॉन में नंबर, जैसे क्लास 10th में नहीं पढ़ा करते थे रिड्यूसिबल इक्वेशन, तो पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे फिर आंसर करते थे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमको व्यापक रूप नहीं दिया था समीकरणों का, पहले हमने दी हुई समीकरणों को व्यापक रूप में बदल दिया और उसके बाद में वही पुराने तरीके से काम कर दिया हमने। ax बराबर b के रूप में लिखा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, इन्वर्स निकाला, और उसके बाद में फिर सीधे सीधे हमारी x की वैल्यू निकल गई। बात समझ में आई होगी? ठीक है, देख लो बहुत जल्दी। कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, बात नहीं करेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब समझते हो? क्वेश्चन कह रहा है कि ABC समांतर श्रेणी में है, तो ये बताओ कि जो सारणिक है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब पहले तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो समझो। देखो, अगर कोई 3 नंबर समांतर श्रेणी में है, ध्यान से देखो, तो ये बीच वाला नंबर इनका औसत होगा नहीं होगा? यही तो इनका माध्य होना चाहिए, मीन। तो समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना? इन दोनों को जोड़ दो, a प्लस c को जोड़ दो। जैसे सिंपल माध्य निकलता है, मीन निकलता है, एवरेज निकलता है, वैसे ही ये काम होने वाला है। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं जितनी भी संख्याएं उन सबको जोड़ दो और जितनी बार संख्या है उनसे डिवाइड कर दो, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो तरीका होता है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया? a प्लस c को जोड़ दिया, कितनी बार है? a और 2 बार डिवाइड कर दिया, और जो बीच वाला नंबर है यही होता है माध्य। तो कहने का मतलब है 2 अगर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2b इक्वल टू a प्लस c हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये कंडीशन है, नहीं है? देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, इस बात को समझो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इफ़ a b c आर इन AP, अगर ये 3 नंबर समांतर श्रेणी में हैं तो यहाँ से होना ये चाहिए कि 2b की वैल्यू a प्लस c के इक्वल होनी चाहिए। इतनी बात हमने पकड़ ली, ठीक हो गया। अब जो हमें सारणिक दिया है उसकी वैल्यू देख लेते हैं। सारणिक हमको कितना दिया है? x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, यही है ना? x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, यही है ना? उसके बाद फिर x प्लस 3, 4, 5, 2a, हाँ 2c, यही नंबर है ना? अब हमें सारणी की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ये बात मैं देखो क्या कहना चाह रहा हूँ। 4 और 2 को जोड़ो, कितना आएगा? 6। और अगर मैं इस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितना आएगा? 6। इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करवा दूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं इसमें 2 से गुणा करवा रहा हूँ, तो यहाँ 2x प्लस 6 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2x भी मिल रहा है, और 4 और 2 को जोड़ूंगा तो 6 भी मिल जाएगा। दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूंगा, 0 आ रहा है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सबसे पहला काम मेरा ये है कि R2 में 2 से गुणा करने पर, इसमें मैंने क्या किया? 2 से गुणा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो क्या होना चाहिए? सारणी की वैल्यू 1/2 तो आगे लग ही जाएगा भाई, क्योंकि हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 6, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 8, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4b, यही होगा ना? और यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ x प्लस 2c हमको दिया ही हुआ था। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ? अब मैं R2 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, किसको? R1 प्लस R3, मतलब पहले इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, फिर इसमें से इसको घटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो लगाओ वही ऑपरेशन लगाएंगे तो 1/2 तो ये रहा,
अब देखो चेंज किस में हो रहा है, R2 में, R1 R3 में तो कोई चेंज नहीं, इनको पहले ऐसे ही लिख लो ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। x प्लस 2a, इसको भी ऐसे ही लिख लो, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। अब देखो इनको दोनों को जोड़ो तो 2x और 4 और 2 6, और इसमें से घटा दोगे 0 आ जाएगा। 2 और x और x 2x, 5 और 3 8, इसमें से घटा दोगे 0 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, देखो यानी ये रहा हमारे पास में R2 वाला एलिमेंट माइनस, इन दोनों को हमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 2a प्लस 2c, यही तो होगा। तो देखो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4b माइनस 2a माइनस 2c, 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा 2b माइनस a माइनस c बचेगा नहीं। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से जब घटाया गया तो हमारे पास में 2 और ब्रैकेट में बच रहा है 2b माइनस a माइनस c, बच रहा है नहीं बच रहा है। अब ध्यान से देखना, सिंस a b c आर इन ए पी, अगर ये ए पी में हैं तो 2b की वैल्यू a प्लस सी होनी चाहिए। अभी मैंने समझाया कि अगर 3 नंबर ए पी में है तो बीच वाला उनका माध्य होता है और माध्य निकालने का ये तरीका होता है। तो जहाँ जहाँ मुझे 2b मिलेगा मैं वहाँ a प्लस सी लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। जब मैं a प्लस सी लिख सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ऊपर वाली रो हमारे पास में कौन सी है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2 है, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2 है, फिर हमारे पास में 0 0, यहाँ क्या है 2, और यहाँ क्या है देखो 2b की जगह a प्लस सी रखूँगा तो a प्लस सी, और माइनस a माइनस सी पहले से ही दिया हुआ है, बात क्लियर हो रही है नहीं। और यहाँ कितना है x प्लस 4, यहाँ कितना है x प्लस 5, और यहाँ कितना है x प्लस 2c। इससे ख़त्म, अंदर कितना आया 0 0, इससे मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 0, तो 1/2। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, जो यहाँ जो नंबर हैं वो सेम है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और अगर किसी सारणी की कोई एक रो 0 हो या कोई एक कॉलम 0 हो तो उस सारणी की ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कोई ऑप्शन नंबर ए हमारा ये हो जाएगा। आई बात पकड़ में। अगर जब तक ये समांतर माध्य की बहुत छोटी सी बात हमको नहीं क्लियर होगी तब तक हमारी ये समस्या खड़ी रहेगी, और ये बात हमें पता रहेगी तो हम सीधे अपना आंसर निकाल सकते। आ रही है बात समझ में, क्या कर लो भाई से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है कि x y z शून्येतर संख्याएं हैं। शून्येतर संख्याओं का मतलब समझते हो, जैसे गणित में अक्सर ऐसे शब्द लिखे हुए मिलते हैं, शून्येतर, ऋणेतर। हाँ, शून्येतर का मतलब जो 0 नहीं है, ऋणेतर का मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, धनेतर जो धनात्मक नहीं है, शून्येतर शून्य से उत्तर यानी शून्य से परे जो संख्या है जो 0 नहीं है। x y z 0 नहीं है यहाँ पर। क्यों ऐसी कंडीशन यहाँ क्यों देना चाह रहा है, अभी जब इसका आंसर आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार 0 ना देने का मतलब क्या है। देखो तो क्या पूछना चाह रहा है, तो इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है। व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स निकालना है। अब बताओ इन्वर्स निकालना कितना मुश्किल काम है। अभी तक हमने इन्वर्स निकाले हैं नंबरों में, अब यहाँ x y z में इन्वर्स निकालना है, और कोई बड़ा काम थोड़ी है, सब लोग करेंगे फटाफट। देखो भाई, इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। x पकड़ो, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, सीधे सीधे बाई जेड माइनस 0। तो कहने का मतलब x बाई जेड इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या इन दोनों एलिमेंट को लेकर के तो काम ही नहीं करना क्योंकि 0 है। फिर मुझे क्या निकालना है, कोफैक्टर। अब देखो ध्यान से समझो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब इन्वर्स निकाला जा सकता है। फिर हम निकालेंगे क्या, कोफैक्टर ऑफ ए के कोफैक्टर जब निकालेंगे तो a11, ये वाला एलिमेंट ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, सीधे सीधे कितना बचेगा बाई जेड। उसके बाद में a12, ये वाला तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद में a13, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 0। उसके बाद में a21, ये वाला ये छूटेगा, ये छूटेगा, 0। ठीक है नहीं, ठीक है। a22, ये वाला तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, कितना हो जाएगा xz। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में a23, ये वाला तो ये छूटेगा, सब कुछ 0। देखते रहना, पता चले सब 0 ही कर दो। ये वाला तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 0। उसके बाद में a32, 0 आ रहा है। उसके बाद में a33 कितना आ जाएगा, ये छूट जाएगा, xy आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। तो कोफैक्टर निकलने के बाद में हम क्या निकाल देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मतलब हो जाएगा हमारे पास में बाई जेड 0 0 0 xz 0 0 0
एक्स वाई। बात क्लियर है नहीं? इन एडजॉइंट निकल गया, और एडजॉइंट निकलने के बाद में हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालने का मतलब हो जाएगा ये एक्स वाई जेड, और यहाँ से हम एक्स इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? वाई जेड 0 0, और ये हो जाएगा 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। अब एक्स वाई जेड के अंदर मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ए इनवर्स हमारे पास कितना बन जाएगा? देखो एक्स वाई जेड इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1/x बचेगा, यहाँ 0 0, यहाँ करेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास में बचेगा 1/y, यहाँ 0 0, और यहाँ बचेगा 1/z। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। या इसको दूसरे सब ऐसे आंसर दिया हुआ नहीं है, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख दो, इनवर्स 0 0 0 बाई इनवर्स 0 0 0, और ये हो जाएगा हमारे पास जेड इनवर्स, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब समझ में बात आएगी कि एक्स वाई जेड को 0 क्यों नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 ले ली तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है, और इन 3 वैल्यूज़ के लिए हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक्स वाई जेड 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ और नंबर ले लो। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बात क्लियर हुई नहीं हुई? सी नहीं है, सी नहीं है, सी में और ए में बहुत अंतर है, ठीक है। देख लो भाई, ए ही है और ए के अलावा और जितने ऑप्शन है सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक आव्यूह दिया हुआ है और इसमें हमसे ये एक कंडीशन इसने हमें दी है। कंडीशन ये है कि जो 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और इसके बराबर है, और कहाँ तक है? 2π तक, यही तो है, ठीक है। और हर एक ऑप्शन में हमसे ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट भी तो निकालना पड़ेगा। तो पहला काम है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। मैंने बताया था ना, किसी भी डिटर्मिनेंट को या तो ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे भी डिटर्मिनेंट का मतलब होता है, और ये भी डिटर्मिनेंट का ही मतलब होता है। बात क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इस आव्यूह की जो नोक है या जो मुड़ा हुआ भाग है इसको तोड़ देना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बताओ? 1 पकड़ो, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन थीटा पकड़ो, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और इसके साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, 1 पकड़ लो तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या? अरे भाई बेवकूफ़ हो रहे हो, कौन से नशे करके आते हो? ये होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? तो ये रहा 1 और ये रहा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये साइन और साइन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? 2 कॉमन ले लो, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही तो बच करके आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है वो इतनी है। आई नहीं आई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इतनी निकल के आई। अब हमें जो रेंज दी है 0 से थीटा और 2π, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी या 2π होगी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता कितनी होनी चाहिए? देखो इंटरवल जो है, यानी जो थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। मैं एक बात बताऊं, जैसे कहीं पर अगर ऐसे लिखा है x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 3,7, तो इस बात को या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो कि x 3 से तो बड़ा है, 7 से तो छोटा है। ओपन इंटरवल में इक्वल टू का साइन नहीं लगता है, और जब अगर क्लोज इंटरवल हो यहीं पर 3,7, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि x 3 से बड़ा 3 के बराबर, 7 से छोटा 7 के बराबर। इस वाली बात का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है, और इनके बीच में जितनी वैल्यूज़ हैं सब हो सकती हैं। इस बात का मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 और 7 नहीं हो सकती, 3 से बड़ी होगी और 7 से हमेशा छोटी होगी। तो ये ओपन इंटरवल होता है, ये क्लोज इंटरवल होता है।
बात पकड़ में आ रही है? तो वही बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये निकल करके आई और अगर हम थीटा की जगह 0 और 2 पाई रख दें तो थीटा 0 हो या 2 पाई हो तो इस कंडीशन में जो साइन की वैल्यू आने वाली है ना, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ। देखो ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो। साइन में या तो इवन पाई हो या ऑड पाई हो, चाहे इवन पाई हो चाहे ऑड पाई हो, हमेशा इसकी वैल्यू 0 आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई या साइन 938 पाई, कितनी भी वैल्यू हो सब क्या आना चाहिए? 0। दूसरी बात, कॉस की अगर हम बात करते हैं, कॉस में इवन पाई जो होता है, सम पाई की वैल्यू 1 और कॉस में जो ऑड पाई होता है विषम पाई, इसकी वैल्यू -1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कॉस 5 6 7 पाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -1। ये क्या रहा है? विषम संख्या और विषम में -1। दूसरी बात मैं कहूँ अगर कॉस 5 6 8 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? +1। आई इतनी बात पकड़ में नहीं? तो साइन में चाहे 0 हो, साइन 0 तो 0 होता ही है, पाई रखो, 2 पाई रखो, 3 पाई रखो, 4 पाई रखो, साइन की वैल्यू हमेशा कितनी मिलने वाली है? साइन थीटा यहाँ पर 0 ही मिलने वाला है। तो जब मैं साइन थीटा 0 रखूँगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 1 + 0, ओवरऑल कितना आया? 2। दूसरी बात, जब थीटा की वैल्यू देखो 0 रख लिया, 2 पाई रख लिया, लास्ट के पाई वाले रख लिए हमने, अब आधे आधे पाई रख ले रहे हैं, या तो π/2 रख लो या 3π/2 रख लो। इस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू आती है 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, नहीं होती है? पहले हमने पूरे वाले पाई रख के देख लिए, फिर हमने बीच के तोड़ के पाई रख के देख लिए। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2, 1 प्लस और 1 का स्क्वायर करोगे 1, ओवरऑल आ जाएगा 4। इस कंडीशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, इस कंडीशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बड़े ब्रैकेट में 2 से 4 तक बिलोंग करती है। क्यों बड़ा ब्रैकेट लगाया? क्योंकि इक्वल और लेस देन दोनों साइन लगेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो जहाँ ये दोनों साइन लगते हैं वहाँ कौन सा ब्रैकेट आता है? बड़ा ब्रैकेट आता है। कहने का मतलब यहाँ ओपन इंटरवल है, और अगर सिर्फ एक ही साइन होगा तो यहाँ क्लोज इंटरवल है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है, और ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल ही है, नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये है कंपटीशन में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें पूछता रहता है। ठीक है, देख लो इसको, और इसी के चलो पहले इसे लिख लो। तो ये जो हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट यानी 19 क्वेश्चन था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4 पूरी तरह से करा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ या पूरी कोशिश करूँगा कि आगे भी इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। तो अगर किसी एंगल से आपको ये लगता है कि हाँ वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है या किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं, तो ये इनको शेयर कर सकते हो। और जैसा भी आपको लगता है कोई कमी है या कोई अच्छाई है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखने की कोशिश करना। हो सके तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अगर लग रहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो, दूसरे का कोई फ़ायदा भी बहुत बड़ा नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दो। हालांकि मैं इन बातों को ज़्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन हाँ यह है अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।